बुद्ध मज़हब के मुताबिक ये 4000 साल बाद दोबारा पैदा दोबारा पैदा होगा और होगा। इस दुनिया में वापस आएगा और दोबारा अपनी मज़हब के लिए काम करेगा या उसकी तरवीज करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त पेशावर अजायब घर के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ इसके हेड बख मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हम इनसे यहाँ पे जो नवादारात मौजूद हैं उनके बारे में जानेंगे, इस म्यूज़ियम की तारीख़ के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या अशिया हैं इसकी हम आपको आज सैर करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले इस जो म्यूज़ियम है इसकी तारीख़ बताएँ। जी, सबसे पहले मैं पेशावर म्यूज़ियम के बिल्डिंग का थोड़ा हिस्ट्री अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि पेशावर म्यूज़ियम का जो बिल्डिंग है ये म्यूज़ियम के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये जो सामने गवर्नर हाउस है ये गवर्नर हाउस का एक हिस्सा था। 1897 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये मुग़ल राजस्थानी स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। 1897 में जब ये म्यूज़ियम इस बिल्डिंग को बनाया गया तो ये ब्रिटिश ऑफिसर्स एक बंद पुल के ज़रिए गवर्नर हाउस से पेशावर म्यूज़ियम इसी बिल्डिंग में आते थे। 1901 में विक्टोरिया के डेथ के बाद इस बिल्डिंग को विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम भी दिया गया दिया गया। और इस बिल्डिंग में ब्रिटिश ऑफिसर्स और मेहमान अपने सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करते करते थे। इसको एज ए डांसिंग हॉल भी इस्तेमाल ये करते हैं। मशहूर है, इस्तेमाल किया गया था। 1906 में जब मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइट सूबे के मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइटों में खुदाई का काम वो करते रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो ए लार्ज नंबर ऑफ एंटिक्विटीज़ वो रिकॉर्ड होती गई। तो 1906 में उस एंटिक्विटी को प्लेस करने के लिए इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया। 1937 में जब ऑल इंडिया इंतखाबात हो गए तो चूँकि इस सूबे का कोई अपना एक असम्बली हॉल नहीं था तो इस बिल्डिंग को एक एज फर्स्ट असम्बली हॉल भी यूज़ किया गया। जिस दिन असम्बली के इजलास हुआ करते थे तो उस दिन म्यूज़ियम आम आवाम के लिए बंद रखा जाता था और जब इजलास न होता तब विजिटर के लिए जो है ये ओपन रहता था। अच्छा, जी। तो इसको 1906 में अजायब घर का दर्जा दिया गया और ये असम्बली हॉल भी था। जी, ये 1937 के बाद ये असम्बली हॉल रहा। जो मौजूदा असम्बली हॉल 1944 के बाद बनाया गया तब तक ये इस सूबे का असम्बली हॉल रहा। उसके बाद 1970 में पेशावर म्यूज़ियम को जो है इसकी ईस्टर्न और वेस्टर्न डबल स्टोरी बिल्डिंग इसको प्रोवाइड की गई है और इस म्यूज़ियम को और भी वसी किया गया एंटिक्विटी या ज़्यादा कलेक्शन को देख के। आज ही मैं साथ ये ऐड करूँ कि पेशावर म्यूज़ियम जो है दुनिया के बेहतरीन म्यूज़ियमों में एक म्यूज़ियम है जिसमें हमारे पास दुनिया के गंदारा आर्ट की सबसे बड़ी कलेक्शन है। अभी मौजूदा टाइम में हमारे पास 30,000 नमूने नवादरात नवादरात हैं। या और नमूने ऐसे मौजूद है, क्योंकि पूरे सूबे में हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। 1,03,320 या 220 हमारे पास एंटिक्विटी है और पेशावर म्यूज़ियम में की टोटल एंटिक्विटी जो है वो 30,000 है। जो हमारे पास मेन हॉल में डिस्प्ले पे है ये सिर्फ 945 ऑब्जेक्ट्स है। जो ग्राउंड स्टोरी पे है ये 945 ऑब्जेक्ट्स है। और सबसे बेहतरीन बात यह है इस म्यूज़ियम में कि हमारे पास गौतम बुद्ध की या बुद्धा की कंप्लीट लाइफ स्टोरी है, उसके बर्थ सीन से लेके उसके डेथ सीन तक। ये हमारे पास है जतका स्टोरीज़ मुख्तलिफ हमारे पास गंदारा से, चूँकि हमारे इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा और कुछ अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके इसको गंदारा का नाम से का नाम पुकारते था, हैं। इस इलाके का नाम गंदारा था। तो यहाँ पे ये आर्ट 2nd सेंचुरी AD में स्टार्ट हुआ। जब यहाँ बुद्धिज़्म आया, अशोक बादशाह ने यहाँ मिशन भेजा, एक मिशनरी भेजा महायानती का, उसके सुपरविजन में एक पूरी मिशन थी और इस इलाके के लोगों को बुद्ध मत की तरफ कन्वर्ट किया गया। तो 2nd सेंचुरी BC में गंदारा आर्ट के नमूने लोगों ने बनाना शुरू किए। ये बुद्ध मत के जो नमूने हैं इसको हम गंदारा आर्ट कहते हैं, गंदारा आर्ट के नमूने। तो ये नमूने ये आर्ट जो है 5th सेंचुरी AD तक अपने उरूज को पहुँच गया, 5th सेंचुरी AD तक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये बर्थ सीन है बुद्धा का बर्थ सीन। बुद्धा जो है ये नेपाल का एक किंग सदुदाना का बेटा था। 561 BC में ये पैदा हुआ था और 19 साल की एज में उसने अपने कज़न के साथ शादी की थी। फिर उसने महल की लाइफ छोड़ी और उसने एक नया मज़हब इंट्रोड्यूस किया था, बुद्ध मत मज़हब इंट्रोड्यूस किया था। तो ये वही जो है सिद्धार्था है, छोटा बच्चा है जो अभी शहज़ादा है। ये अपने मदर के राइट वोम से निकलता है बिल्कुल अननेचुरल तरीके से
ये निकलता है। फिर इसके मुख्तलिफ सीन है जिसमें जैसे कि ये उसको नहलाया जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा गौसल है। को गौसल दिया जा रहा है। फिर उसको जो है मुख्तलिफ दूसरे सीन्स है, जैसे कि ये उस चूँकि वो एक पार्क में पैदा हुआ था तो उसको महल की तरफ लाया गया, डोली के वहाँ ज़रिए। नेपाल में वो डोली के ज़रिए उसको महल की तरफ लाया जा रहा है। जी आगे जाते हैं, अपने नाज़रीन को बताते हैं कि उसका नाम सिद्धार्था था, और सिद्धार्था जब यंग एज में आया तो उसने मुख्तलिफ़ कंपटीशन में हिस्सा लिया अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने इलाके के लोगों के साथ। तो ये हमारे पास एक तो उसके स्कूल जाने का भी एक सीन है। जब वो स्कूल जाता है, वो ही सिटिंग इन द स्कूल, ये स्कूल जा रहा है और ये स्कूल में वो ख़ुद बैठा है। उसके बाद ये आते हैं उसके मुख्तलिफ जो है रेसलिंग सीन या कंपटीशन सीन्स, उसने मुख्तलिफ कंपटीशंस किए। और जब वो 19 साल का हो गया उसका एज, तो उसने अपने कज़न के साथ जिसका नाम था यशोधरा के साथ उसने शादी की। ये उसकी वो मैरिज सेरेमनी के सीन्स है, दो तीन हमारे पास पेशवार म्यूज़ियम में ये सीन है, ये है। तो ब्रिटिश पीरियड से लेके अभी तक खुदाइयों साइंटिफिक बुनियादों पे खुदाई का काम किया जाता वही रहा, चीज़ें निकल रही हैं, सामने आ और रही हैं। यही चीज़ें इसके अलावा दूसरे भी मुख्तलिफ़ टाइप्स के एंटिक्विटी ये बरामद होती है, और फिर ये हम अपने कंसर्न या नज़दीक वाले म्यूज़ियम में शिफ्ट करते हैं। ये गौतम बुद्ध जब शादी के बाद उसका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुला, लेकिन उसको अपने महल की लाइफ में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। तब उसने सोचना शुरू किया कि दिल को मुतमईन करने के लिए, ख़ुद को मुतमईन करने के लिए क्या किया जाए। तो उसने वो जंगल की तरफ चला गया। तो ये उसका फ़र्स्ट मेडिटेशन सीन है, जो कि वो जंगल में बैठा है और उसने सोच विचार या मेडिटेशन स्टार्ट किया। यानी उसने जो तख्त ताज उसको छोड़ के उसको छोड़ एक के गोशे तन्हाई में वो चला जी गया। जी 6 साल तक गौतम बुद्ध ने तवातर के साथ बिल्कुल वो फास्टिंग में रहा, जैसे कि हम रोज़े रखते हैं। तो 6 साल तक फास्टिंग के बाद वो बिल्कुल एक स्केलेटन बन गया, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर उसका जो जिस्म है, ढांचा बन गया। ढांचा। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं उसके छोटे छोटे नेरोज़ वगैरह और उसके बॉडी पार्ट्स, ये चूँकि 3 पीसेज में है तो हमने थोड़ा अलग अलग डिस्प्ले किया है ताकि बख मोहम्मद साहब, ये अगर देखा जाए तो फ़न कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना कि उसने इसकी जो वेन्स है, रगें, वो भी नुमाया की हुई बिल्कुल हैं। ये भी नुमाया है जो गंदारा आर्ट है, चूँकि इस पे दूसरे मुख्तलिफ़ आर्ट्स के वो अपने इन्फ्लुएंसेस भी है। और गंदारा आर्ट जो दुनिया की मशहूर तरीन एक आर्ट गुज़रा है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो भी ये नमूने जो मिले स्टैचू हैं। है इस वक्त, ये कितना कदीम होगा, कितना पुराना होगा? ये 3rd सेंचुरी एडी का है, 2nd 3rd सेंचुरी एडी का स्टैचू है। आज से तकरीबन 1700 साल या 1800 साल 1800 साल के पुराना ये लगभग मुजस्मा है। पुराना मुजस्मा है। मुजस्मा है। अच्छा जी, आगे स्टोरी को ले जाते हैं कि जब उसने 6 साल तक तवातर के साथ रोज़े रखे, फिर वो एक दरख्त के नीचे वो बैठा था, और दरख्त के नीचे बैठा था, अपने नाज़रीन को दिखा भी दे। ये देखिए वो एक वही उसी जंगल में वो बैठा है, मुख्तलिफ़ लोग उस पे अटैक करते हैं। जो है उसने एक नया मज़हब इनलाइटमेंट जो है उसको मिल गई, जैसे हम अपने मज़ाहब के मुताबिक कहते हैं कि नबूवत मिल गई पैगम्बर को इतने एज में या इतने एज में। तो इसी तरह गौतम बुद्ध भी एज़ पर द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड उसको इनलाइटमेंट मिल गई 6 साल के रोज़े के बाद। जब उसको इनलाइटमेंट मिल गई तो कुछ उसने एक करामात नया मिल गई, मज़हब जी उसको कुछ करामात मिल और गई। उसने एक नया मज़हब इंट्रोड्यूस किया और नए मज़हब की तरवीज उसने शुरू की। फिर ये सारे सीन्स उसके जो वो वो अपने तरवीज वाले हैं, तरवीज वाले जबकि हैं। मतलब वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं या लोग आके उसके साथ बैठते हैं। ये उसका फर्स्ट सरमन है, लोग आके उसके इर्द गिर्द जमा हो खड़े गए हैं, जमा हुए हैं। और वो उसने फर्स्ट एक सरमन, पहला जो हम खुतबा कह सकते हैं या तकरीर उसको कह सकते हैं, उसने लोगों को दे दिया अपने नए मज़हब का। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध के कुछ मोजज़े भी थे एज़ पर द बुद्धिस्ट रिकॉर्ड, जिसमें हमारे पास जिसको हम कहते हैं मिरेकल्स ऑफ श्रावस्ती। श्रावस्ती इंडिया में एक जगह है, एक स्टेट है, वहाँ पे उसने लोगों को अपने मुख्तलिफ़ मोजज़े दिखाए ताकि लोग उसकी उससे जानिब मुतासिर हो के राग़िब हों, उसकी उसकी तरफ जानिब राग़िब राग़िब हो हों। और इस मज़हब को कन्वर्ट हो जाए। ये उसका एक मोजज़े का एक सीन है कि गौतम बुद्ध पहले एक मतलब प्लेन ग्राउंड पे बैठा था,
एक लोटस फ्लावर या जिसको हम कवल का फूल कहते हैं वो इमर्ज हुआ, ज़मीन से निकल आया। लोगों ने पहले देखा कि वो तो एक प्लेन ग्राउंड पे बैठा है, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि वो तो एक लोटस फ्लावर कवल के निकल फूल पे आया और बैठा है। उसके ऊपर बैठा है। तो ये उसका एक मोजिज़ा था। इसके साथ साथ दूसरे भी उसके तकरीबन जो हमारे पास पेशवा म्यूज़ियम के कलेक्शन में है तो 7-8 उसके मेरेकल्स या मोजिज़े हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट मोजिज़ा जो है वो ये भी है मेरेकल ऑफ बुद्धा, जिसके हमारे पास 2 सीन्स हैं। मतलब गौतम बुद्ध बेटा है और उसके अपने शक्ल के जो है 8 और उसकी उसी शक्ल में और उसके साथ बैठे नमूदार हुए हो गए, नमूदार हो नमूदार हो गए। तो फिर लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया कि इसमें ओरिजिनल असल या कौन है। असल गौतम बुद्ध कौन है। ठीक है। तो ये भी उसका एक मिरेकल था। थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि ये जो नीचे जो लिखाई है इसको हम कहते हैं खरुश्ती रस्मुल ख़त। खरुश्ती जो पुराने ज़माने में पाली या प्राकृत जो लोग कहा करते थे, ये वही खरुश्ती ज़ुबान है। खरुश्ती ज़ुबान बिल्कुल उर्दू की तरह राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जाता है। ठीक। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है तो वो इस ज़बान को वो समझते हैं कि ये क्या लिखा है। क्या तो लिखा है? मतलब ये डेट लिखा है, सबसे पहले इसमें एक डेट लिखा है। हमारे नाज़रीन को ये बताएं, ये जो डबल थ्री ये आ जो रहा है, ये क्या जी है? जी जी ये जो 3 लिखा है ना, ये 8 के हिस्से है, 8 के। अच्छा। जी, उसके बाद फिर जो है ये 4 का हिस्सा है, फिर 1 का हिस्सा है। वो ये जो तहरीर है, कुछ थोड़ा सा हमें बता देंगे क्या इसमें मुजस्मे में वैसे क्या हम ज़ाहिर करना चाहते लिखाई हैं? कर सकते हैं, स्टोन में लिखा हुआ जो चीज़ है वो तो थोड़ा अनक्लियर है, हम उसको लिख सकते हैं और हम इसको जो है पढ़ सकते पढ़ हैं सकते हैं। थोड़ा पूरे। सा इस बारे में बताएं, ये बच्चा जो है गौतम बुद्ध है या ये जो बैठे है वो गौतम बुद्ध है? जी, ये एक अलग स्टोरी है। अच्छा। हाँ, इस स्टोरी पे चलो अभी ही मैं आपके साथ बात करूँ। ये है पंचिका और साथ है हरिति। ठीक है। पहले तो ये बुद्धिस्ट नहीं थे, ये हिंदू मज़हब के साथ रिलेटेड थे। पंचिका जो है ही इज़ गॉड ऑफ वेल्थ और हरिति जो है शी इज़ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि हरिति के को अपने ननन में बच्चे थे, अच्छा। लेकिन ये फिर भी दूसरे लोगों के बच्चे खाया करती थी। बच्चों को पकड़ के उनको खाया करती थी, आदमखोर थी। आदमखोर थी। ठीक है। लेकिन जब लोगों ने शिकायत गौतम बुद्ध को किया कि इसी तरह हदीती है गाड़ेस और वो हमारे बच्चे खाती है या लोगों के बच्चे खाती है, तो गौतम बुद्ध ने एक दिन आके उससे एक बच्चा छुपा लिया और वो बेचारी बहुत ही उसके पीछे फिरती अफसरदा रही, थी। अफसरदा थी, वो पीछे फिरती रही, रोती रही। आखिर में गौतम बुद्ध ने वो बच्चा ला के उसको दे दिया और उसने तौबा कर ली। फिर जो है ये हिंदू रिलीजन के साथ साथ ये बुद्धिस्ट रिलीजन में भी ये दोनों फिगर जो ये है बुद्ध मत की भी बहुत पैरोकार ही हो गई। जी जी कन्वर्ट हो गई। ये ठीक तो है। ये अभी हम इसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहते हैं बुद्ध मत के रिलीजन के ये जो मुताबिक। मुजस्मा है, ये कहाँ से बरामद हुआ था और इसकी ये एक तारीख क्या रॉयल है? डनर है, ये एक रॉयल डनर है। ये सरीबालोर से मिला है। ज़्यादातर जितने भी पेशावर म्यूज़ियम में एंटिक्विटी या स्कल्पचर्स बड़े बड़े या छोटे ये पड़े हैं, इसमें ज़्यादातर कलेक्शन जो है ये ब्रिटिश पीरियड में खुदाई के दौरान तख्तबाई, सरीबालोर, शाहजी की डेरी, पेशावर और दूसरे साइड से ये मिली है। ये जो हैं कद आदमत से भी बड़े, ये कुछ मुजस्मे एक दो, इसकी जी भी थोड़ी तारीख हमें बता दीजिए जी, इसमें अभी थोड़ा ये सा। स्टोरी अपनी कंप्लीशन को जा रही है। जी जी जो हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, जी। गौतम बुद्ध की का जब उसका उम्र 80 साल तक पहुंच गया तो कुशीनगारा एक जगह है जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है इंडिया में। अच्छा, ये उसके डेथ सीन है। जब ये उसकी डेड बॉडी पड़ी है, लोग उसके साथ जो है अच्छा इसमें भी गौतम बुद्ध की डेथ सीन भी है और साथ उसके दूसरे भी सीन्स ये इस पैनल में दिखाई दिए है। साथ साथ जो आगे हम बताएंगे कि उसकी जब डेथ हो गई तो उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल हिंदू ट्रेडिशन के मुताबिक जलाया गया। ये उसकी वो जो है लाश है जिसको क्रीमेशन नजर सीन है। आतिश जी किया जा रहा है, वो उसका मंजर पेश किया गया है। ये यही मंज़र है। इसके अलावा ये जो सीन है इसमें मुख्तलिफ ये पैनल में मुख्तलिफ सीन्स है। इसमें जो दरमियान से नीचे, ऊपर तो डेथ सीन है, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलिक्स है। जब उसकी डेड बॉडी को जलाया गया
तो उसके बाद उसके रिलिक्स को 8 पार्ट्स में तकसीम किया गया और नज़दीक राउंड अबाउट जो 8 रियासतें थी उसको भेजे गए, उसके रिलिक्स पे एक एक सूबा बनाया गया। कहा जाता है कि जब अशोक बादशाह ने इस पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत जब वो कर रहा था 272 से लेके 256 BC के तक, तो अशोक बादशाह ने वो 8 स्तूपे जो है जो ओरिजिनल जिसमें ओरिजिनल रिलिक्स थे वो ओपन किए सारे, और पूरे हिंदुस्तान और पूरे गंधारा में 84,000 स्तूपे बनाए थे उसने अपने टाइम में। लेकिन जब 7वीं सेंचुरी AD में चाइनीज़ पिलग्रिम्स ह्यून सांग और उससे पहले फाहियान ने इस इलाके का विज़िट किया था, हमारे खैबर पख्तूनख्वा का या गंधारा का, तो उसने ये रिकॉर्ड किया कि यहाँ मोर देन 1,000 स्तूपे मौजूद है। इधर ये से पेशावर म्यूजियम के एंटिक्विटी में सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है वो रेलिक कास्केट है या ऑब्जेक्ट है। ये पेशावर की शाहजी की डेरी से मिली है। शाहजी की डेरी जो मौजूदा आज़ाद खानी है या जो रहमान बाबा का कब्रिस्तान है, वहाँ पुराने ज़माने में उसी साइट को, उसी माउंट को शाहजी की डेरी का नाम दिया गया था, या शाहजी की डेरी के नाम से वो साइट वो याद डेली किया तो था। अब ख़त्म है ना, अब तो आबादी हो चुकी है वहाँ पे। 1909-10 में यहाँ पे DB स्पूनर जो पेशावर म्यूज़ियम का एक क्यूरेटर रहा है, उसने उसी साइट पे खुदाई की और ये रेलिक कास्केट जिसमें गौतम बुद्ध के अपने ओरिजिनल 3 पीस बोन थे वो रिकवर किए थे। अच्छा, इस ओरिजिनल पीस बरामद हुए हैं जी उसके, जो उसकी ओरिजिनल, हड्डियाँ थी, हड्डियाँ इसमें जी थी। बिल्कुल, उसके 3 पीसेस बोन जो है वो बरामद किए थे। तो ब्रिटिश पीरियड में वही 3 जो बोन थे पीसेस वो बर्मा बुद्धिस्ट सोसाइटी को गिफ्ट किए थे और बर्मा में उस पर एक स्तूपा जो आज भी मौजूद है वहाँ पे एक स्तूपा बनाया था। वो हड्डियाँ भी जब बर्मा गौतम में बुद्ध है। की डेथ हो गई, उसके डेथ के बाद लोगों ने उसकी जो है उसके पैरोकारों ने या राउंड अबाउट के लोगों ने जो बुद्ध मत की तरफ कन्वर्ट हुए थे, उन लोगों ने सबसे पहले उसमें उसका जो सेक्ट था पूरे लोगों का, उसको हिनायाना कहा जाता था। हिनायाना में उन लोगों का अकीदा ये था कि वो गौतम बुद्ध के मुख्तलिफ जो सिंबल थे उसकी इबादत किया करते थे। जैसे कि ये देख लिए, ये टर्बन है, पगड़ी जैसे हमारी पगड़ी होती है, जी जी। तो ये उसके पगड़ी की इबादत करते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जो है जो उसका त्रिबंगन या उसका एक और त्रिजीवल जो एक सिंबल है उसकी इबादत शुरू की, और साथ साथ स्टूपा की इबादत शुरू की। स्टूपा जैसे हमारे मुसलमानों का कब्र होता है, इसी तरह मज़ार बुद्ध होता है, मत, हाँ, मज़ार जैसे इसी कैसे तरह बुद्ध मत के का कोई जब मर जाता है तो उस पर एक स्टूपा बनाया उसको जाता है मज़ार उसके, बना के उसकी उसकी जी फिर उसके इबादत रिलिक्स पे करते या हैं। उसके डेड बॉडी पे। ठीक। तो डेफिनेटली उसके रिलिक्स पे, तो ये उसका वो वर्शिप सीन है। लेकिन बहुत ही जल्द एक दूसरा सेक्ट जिसको महायाना कहा जाता था, तो एक महायाना एक दूसरा सेक्ट भी आया और उस दूसरे सेक्ट के मज़हब के मुताबिक गौतम बुद्ध की उसके शक्ल बना के या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी उसका बना के, मुजस्मा बना के। उसका मुजस्मा बना के उसकी ही इबादत शुरू किया। ठीक। और अभी तक जो है ये दोनों सेक्ट है जिन भी कंट्रीज़ में, जैसे कि बुद्धिज़्म आजकल दुनिया के थाईलैंड, चाइना, बर्मा भी कह सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बुद्धिस्ट है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया कहीं ना के कहीं ये मुकीम है। बिल्कुल, जापान में बुद्धिस्ट है। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जितने भी बुद्धिस्ट है तो ये तो ज़्यादातर तो वो महायाना बुद्धिज़्म जो है ना वो फॉलो करते हैं, बल्कि एक तांत्रिक बुद्धिज़्म भी इसमें आया है। तो 3 टाइप्स के बुद्धिस्ट के सेक्ट्स रहे हैं, जिया है। जब वो शहज़ादा था और जब वो जंगल नहीं गया था, उसने उसी लाइफ में उसको शो किया गया है। शाहाना ज़िंदगी उसने शाहाना गुजारी। ज़िंदगी में उसकी देख ले, आप देख ले उसकी ज्वेलरी उसको देख ले, उसके ड्रेस को देख ले, उसके जो है ना हेड ड्रेस को देख ले, बिल्कुल वो उसको एक शहज़ादे की तरह जो है उसको तराशा गया है या ज़िंदगी उसको बनाया गया है। गुजार रहा था। तो ये जब वो शहज़ादा था तो उसको बोधिसत्व कहा जाता था। तो हमारे पास पेशावर म्यूज़ियम में मुख्तलिफ स्टाइल के बोधिसत्वास मौजूद है। बोधिसत्व मैत्रेय है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा है, ये हमारे पास बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा है। बुद्ध मज़हब के मुताबिक ये 4000 साल बाद दोबारा पैदा होगा और इस दुनिया में वापस आएगा और दोबारा अपनी मज़हब के लिए काम करेगा या उसकी तजवीज़
करेगा। बख्त मोहम्मद साहब, इसके अलावा ये बुद्धा इसके के अलावा अलावा म्यूज़ियम में और गौतम कौन बुद्ध, कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने नाज़रीन को बताएं? सिर्फ बुद्ध मत के अलावा भी यहाँ पे बुद्धा के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से नवादरात यहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में थोड़ा सा जी आगाह हमें जैसे कर कि दें। अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये दिखा ले, ये एक स्टूपा मॉडल है, स्टूपा मॉडल। इसके इर्द गिर्द जो है बुद्धिस्ट वो स्कल्पचर्स या पैनल्स वगैरह लगाते हैं और इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। बुद्ध मत वालों का अपना एक मंत्र है, बुद्धम शरणम गुच्छामि, धम्मम शरणम गुच्छामि, संगम शरणम गुच्छामि। वो करके जो है इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और इबादत करते हैं। इबादत करते जी, हैं। बख्त मोहम्मद साहब, ये किस चीज़ की अक्कासी की ये निशानी कर रहा है? थाईलैंड के चीफ मांग ने पेशावर म्यूजियम को जो है पिछले साल गिफ्ट किए थे। अच्छा, ये गौतम बुद्ध के रिलिक्स है, ठीक। लेकिन वी आर नॉट श्योर ये जो है डेफिनेटली ओरिजिनल है या नहीं, ये वी आर नॉट श्योर, बट ठीक। डेफिनेटली ये उनके ये मुताबिक तमाम चीज़ें जो ये इधर पड़ी तमाम हैं, तमाम ये बुद्धा के मुजस्मे हैं। ये तमाम जो है बुद्धा के मुजस्मे हैं या उसके साथ रिलेटेड जो लोग थे, जैसे कि महल के मुख्तलिफ लोग या उसका वालिद हो बुद्ध गया, मत वालिदा, उसका के बीवी, जिसमें जितने बच्चे। भी उसके रिश्तेदार या रिलेटेड लोग जो गौतम बुद्ध के साथ रहे थे, तो उसके वो सारे लोग हैं। बख्त अच्छा, मोहम्मद साहब, ये जो सर पड़े हुए, एक सर बाईं जानिब है, एक दाईं जानिब है, इनकी क्या तारीख है? अच्छा, जो हम अभी इसी वेस्टर्न गैलरी में आए तो ये बुद्धा गैलरी है। वो बोधिसत्व गैलरी थी जब वो शहजादा था। आप अभी हम बुद्धा गैलरी में मौजूद है। बुद्धा गैलरी में ये है कि जब गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिल गई, उसने जब अपने एक नए मज़हब या बुद्ध मत मज़हब की तरवीज शुरू की, तो ही बिकेम वेरी सिंपल विदाउट एनी जो है ज्वेलरी या विदाउट एनी हेड ड्रेसेस या रॉयल उसका जो है कोई वो शान व शौकत नहीं रहा या वो उसने यूज़ नहीं किया। तो उस उसको बहुत ही सिंपल दिखाया गया है। इसमें ये ये भी दो उसी की ये अक्कासी जी कर रहा जी है। ये दो बड़े सर है जो कि तहबाई से मिले हैं, मर्दान डिस्ट्रिक्ट से, और ये तकरीबन 2nd to 3rd सेंचुरी एडी के ये दोनों हेड इतने है। पुराने हैं। जी, बुद्धा की ये वो है। पूरी गैलरी गौतम बुद्ध की है और बुद्धा गैलरी है। गौतम बुद्ध को भी जैसे कि बोधिसत्व के हमारे पास पेशावर म्यूजियम में मुख्तलिफ स्टाइल के नमूने मौजूद हैं, इसी तरह बुद्धा को भी मुख्तलिफ अशकाल में, शक्लों में दिखाया गया है, मुख्तलिफ स्टाइल में दिखाया गया है। जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहा है या वो प्रीचिंग कर रहा है या वो टीचिंग कर रहा है, तो मुख्तलिफ स्टाइल में गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। बख्त मोहम्मद साहब, इसके ऊपर 1928 लिखा है। जी, ये किस चीज़ की ये अक्कासी कर रहा है? 1928 को ये स्कल्पचर जो है मिला है, बरामद हुआ, मिला है, बरामद हुआ है, बरामद बिल्कुल। हुआ है, ठीक है। जी, और ये ये इस नहीं, इस म्यूजियम 1928 में ये इस म्यूजियम को आया। इस म्यूजियम का है। जी ये जो और चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, इसके ये भी सारी बुद्धा से जी, मुतालिक हैं। थोड़ा सा मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि बुद्ध मत ये तो एक आज भी दुनिया का एक बड़ा मज़हब है और मुख्तलिफ ममालिक में ये मज़हब अभी, जैसे चाइना, थाईलैंड, जापान, मलेशिया, श्रीलंका, इन तमाम ममालिक में ये मज़हब, नेपाल, भूटान में अभी भी है। तो हमारे इलाके में, हमारे सूबे में 7th सेंचुरी एडी तक ये मज़हब तो बहुत ही उरूज पे था, लेकिन 7th सेंचुरी एडी के 7th सेंचुरी एडी में के बाद इस मज़हब की डिक्लाइन शुरू हो जाती है। उसके डिक्लाइन के, उसके ज़वाल के मुख्तलिफ वजूहात है, जिसमें सबसे पहला वजह जो था वो वाइट हॉर्न्स थे, जो 458 एडी में आए थे सेंट्रल एशिया से, और उन लोगों ने बुद्ध मत के मजहबी मकामात को तबाह व बर्बाद किया था। उसके बाद तुर्क शाही आए थे और हिंदू शाही आए थे। लेकिन एक वजह यह भी था कि बुद्ध मत के जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने चूने से स्टोन की बजाय एक आसान और इजी वे इख्तियार किया और चूने से बुत बनाने शुरू किए। तो डेफिनेटली जो स्टको है, चूना, ये बहुत ही एक पेरिशेबल मटेरियल है, आसानी के साथ ये ख़त्म हो जाता है, बारिश में ख़त्म जल्दी जो है ना ये तहलील हो जाता है। तहलील हो जाता है स्टोन की बजाय। तो ये भी एक वजह था कि बुद्ध मत के जो आर्टिस्ट थे उन आर्टिस्टों ने ये चूने से चूने से कल्चर बनाने शुरू किए थे। ये भी एक वजह था, दूसरे वजूहात के साथ साथ। आपने ये कहा है, तो ये जो जितनी भी ये मूर्तियां पड़ी हैं ये चूने से बनी हुई हैं। जी, ये सारी लेकिन वो चूने जो से। है वो तो पत्थर है ना, वो तो पत्थर को तराशा गया है, वो जी संग जी तराशों ने बनाए हैं। जी जी जी, तो ये उसकी निस्बत ये भी आसान था, आसान तो था। इन्होंने ये तरीके अपने। ये इस तरह ये अपनाया। तमाम जो है तो उसके मॉडल हैं जो मुख्तलिफ अदवार ये में बनाए तमाम जो गए है हैं। ये चूने के गौतम बुद्ध के सर है या उसके साथ दूसरे लोगों को भी दिखाया गया है। मोहम्मद साहब, हमने पूरा म्यूज़ियम घूम लिया है, जो मुजस्मे थे हमने देख लिए हैं। इस मुजस्मे को आपने एक अलग रखा है और इसके इर्द गिर्द जो चौकारी हुई हुई है वो भी खूबसूरत है।
इस सर की क्या ख़ास बात है कि आपने इसको एक अलग और एक खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ है? खुद जो है गंदारा आर्ट बहुत ही एक ऐसी गंदारा सिविलाइजेशन जो है, ये पूरी दुनिया में एक यूनिक सिविलाइजेशन है जो हमारे इलाके में डेवलप हुआ था और यहाँ पर जो है ना वो ख़त्म भी हुआ था, जिसके नमूने आज हमारे पास मौजूद है। ये सर या चूँकि वाकई है ही इतनी इम्पोर्टेंट, तभी हमने इसको वो अलहदा ही रखा है। गंदारा आर्ट के नमूने का या गंदारा आर्ट के स्कल्पचर्स के अपने कुछ खसूसियात है, जैसे कि इसके हाफ ओपन आई है, इसकी आंख पूरी खुली नहीं है बल्कि हाफ खुली है। यह एक उड़ना है जिसको पता नहीं पश्तो या उर्दू में क्या कहते हैं। ये गौतम बुद्ध की अपनी एक निशानी है। जो उसका हेड्रेस है यहाँ पे उशनीशा, तो ये उसकी अपनी एक जो उसकी हेयर स्टाइलों में से एक इम्पोर्टेंट हेयर स्टाइल है। जी। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बख़ मोहम्मद साहब ने इंतहाई तफ़सील के साथ गौतम बुद्ध का जो दौर था, पैदाइश से लेके उसकी मज़हब तब्दीली और उसकी मौत तक का तमाम अहवाल आपको बयान किया है। गंधारा की तहज़ीब हज़ारों साल पर मुहित है और ये ऐसी तहज़ीब थी कि जिसमें इंसान को अमन का दर्स दिया गया। हमें ये भी अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि बाज़ ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से ये तारीख़ जो है तो मिटती गई और अभी जो बाकी रह गई है उसको आसार कदीमा ने महफूज किया हुआ है अपनी आइंदा नस्लों के लिए। हमारी आपसे एक ये गुजारिश होगी कि अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं तो पेशावर म्यूज़ियम का एक चक्कर ज़रूर लगाएं, अपने बच्चों को लाएं ताकि उनको मालूम हो हमारे ख़ित्ते में क्या क्या गुज़रा है, कौन कौन रहा है, यहाँ पे किस किस ने हुक्मरानी की है। ये मुल्क जो आप इस हालत में देख रहे हैं ये माजी में कैसे था और वो तमाम नक्शा आपको बख़ मोहम्मद साहब तफसील से बयां करेंगे। कैमरा मैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, डेली मैदान, पेशावर।